नमस्कार दोस्तों। ऐसा क्या हुआ कि एक देश ने अपनी एयरफोर्स को लड़ने भेजने की जगह उसे पूरी तरह से रेत के नीचे दबा दिया। चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है जो भारत को पूरी तरह से घेरना चाहता है ताकि भारत की तरक्की रोकी जा सके। साथ ही जानेंगे कि जब हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और एयरफोर्स के हेड ही आपस में लड़ रहे हैं तो भारत को चाइना से कैसे बचाएंगे। ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सदानाथ जी का सवाल है कि क्या सच में इराक ने मिग 25 जैसे तेज उड़ने वाले फाइटर जेट्स को मिट्टी में दफन कर दिया था। दोस्तों ये बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन सच में इराक की एयरफोर्स ने अपने सही कंडीशन वाले ठीक से परफॉर्म करने वाले मिग 25 और SU-25 फाइटर कम बॉम्बर एयरक्राफ्ट को रेत के नीचे दबा दिया था। लेकिन यह काम इन फाइटर जेट्स को बर्बाद करने के लिए नहीं बल्कि इन्हें बचाने के लिए किया गया था। वास्तव में जब पहली गल्फ की लड़ाई हुई तो इराक आसानी से अमेरिका से हार गया था। उनकी एयरफोर्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ना कर दी जाए, इसी डर से इराकी एयरफोर्स ने अपने ज्यादातर फाइटर जेट्स को ईरान में भिजवा दिया। इराक के वैसे तो ईरान के साथ कोई खास अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन फिर भी मदद मांगी गई और ईरान ने इराक के फाइटर जेट्स को अपने देश में उतरने दिया। लेकिन जब गल्फ की लड़ाई खत्म हुई और इराक ने अपने फाइटर जेट्स ईरान से वापस मांगे तो ईरान ने काफी सारे फाइटर जेट्स को अपने पास ही रख लिया। सिर्फ गिने चुने फाइटर जेट्स को ही इराक को वापस लौटाया गया। इराक के पास अच्छी संख्या में मिग 25 फाइटर जेट्स मौजूद थे। मिग 25 को जिस जमाने में लाया गया था उस समय यूरोपियन और अमेरिकन पायलट्स इससे खौफ खाते थे। कोई भी फाइटर जेट इसके सामने नहीं आना चाहता था। मिग 25 सबसे तेज फाइटर जेट गिना जाता था। यह 3500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता था और 80,000 फीट तक की ऊंचाई पर भी चला जाता था। लेकिन समय के साथ मिग 25 की टेक्नोलॉजी पुरानी होती चली गई और अमेरिकन और यूरोपियन टेक्नोलॉजी कहीं आगे निकल गई। अमेरिका के ज्यादा एडवांस्ड और स्टेल्थी फाइटर जेट्स के सामने यह मिग 25 अब पूरी तरह से बेबस नजर आने लगा था। लेकिन इराक को पता था कि भले ही मिग 25 अमेरिका के सामने बेकार साबित हो, लेकिन बाकी मिडल ईस्ट के देशों से लड़ने में यह पूरी तरह से सक्षम है। बाकी मिडल ईस्ट के देशों के पास मिग 25 को टक्कर देने लायक फाइटर जेट्स नहीं थे। जब 2003 में अमेरिका बायोलॉजिकल हथियारों के नाम पर इराक पर अटैक करने वाला था तो इराकी एयरफोर्स ने अपने मिग 25 फाइटर जेट्स को बचाने के लिए उन्हें रेत में दबा दिया। ईरान एक बार धोखा दे चुका था, इसलिए इस बार ईरान के पास भी नहीं जा सकते थे। हालांकि रेत में फाइटर जेट छुपाने की यह ट्रिक काम नहीं आई और आखिरकार अमेरिकी सैनिकों ने इन्हें ढूंढ निकाला। सभी मिग 25 फाइटर जेट्स को बाहर निकाल लिया गया और इनमें से 2 को टेस्टिंग और इवैल्यूएशन के लिए अमेरिका भी ले जाया गया। दोस्तों अगला सवाल देवेंद्र सिंह जी का है, जो कहते हैं कि जब हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और एयरफोर्स हेड ही आपस में लड़ रहे हैं तो ये भारत को चाइना से कैसे बचाएंगे। देखिए, मीडिया में एक बिना मतलब की कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने एक स्टेटमेंट दी कि एयरफोर्स आर्मी की एक सपोर्ट आर्म होती है। वहीं इंडियन एयरफोर्स के चीफ यानी कि एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने इसके उलट कहा कि इंडियन एयरफोर्स का तो बहुत ही ह्यूज रोल होता है किसी भी लड़ाई में। दोस्तों मेरे नजरिए में दोनों ने जो कहा वो 100% सही है, कोई गलत नहीं है। फर्क सिर्फ देखने के नजरिए का है। पहले इंडियन एयरफोर्स की बात कर लेते हैं। आज इंडियन एयरफोर्स के पास राफेल हैं तो पाकिस्तानी और चाइनीज एयरफोर्स हमारे देश के एयर स्पेस में घुसने से डरती है। अगर हमें पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक करनी हो तो भी एयरफोर्स चाहिए। खासतौर पर ऑफेंसिव मिशन के लिए हमें एयरफोर्स की सबसे ज्यादा जरूरत रहेगी, जिसमें हमारे फाइटर जेट्स दुश्मन के इलाके में जाकर उनकी आर्टिलरी यूनिट, उनके एयर डिफेंस सिस्टम व उनके ट्रैकिंग रडार को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमारी आर्मी के जवानों को तुरंत फॉरवर्ड बेसिस पर पहुंचाना हो तो भी इंडियन एयरफोर्स ही यह काम कर सकती है। पाकिस्तान और चाइना दोनों की तरफ से लड़ाई शुरू कर दी जाए, यानी 2 फ्रंट अटैक हो जाए, तो भी दोनों मोर्चों पर इंडियन एयरफोर्स ही दुश्मन के फाइटर जेट्स व बॉम्बर एयरक्राफ्ट को रोकने का काम करेगी।
हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने ही लद्दाख में चाइनीज एयरफोर्स को आगे बढ़ने से रोक रखा है। यानी कुल मिलाकर इंडियन एयरफोर्स का बहुत ह्यूज रोल रहता है किसी भी लड़ाई में, जैसा कि हमारे एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी कह रहे हैं। अब इंडियन आर्मी की तरफ से बात करते हैं। लगभग 11 लाख सैनिकों के साथ देश के कोने कोने को दुश्मन से सुरक्षित रखना हो तो आर्मी ही ऐसा करती है। अगर लद्दाख में चाइना की तरफ से S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिए जाते हैं तो इंडियन एयरफोर्स की मूवमेंट वहां रुक जाएगी, लेकिन आर्मी के जवान आगे बढ़कर चाइनीज टैंक्स, आर्टिलरी और उनके एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पेंगोंग सो लेक में अगर चाइनीज सैनिक घुस आते हैं तो इंडियन एयरफोर्स ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है, वहां पर आर्मी को ही मोर्चा संभालना पड़ेगा। चाइनीज सैनिक पहाड़ों की आड़ लेकर छुपे हों तो भी आर्मी ही उन्हें उनके बिलों से बाहर निकालकर खदेड़ेगी। यानी कुल मिलाकर इंडियन एयरफोर्स शुरुआती तौर पर दुश्मन को एक जबरदस्त पंच जरूर लगा सकती है, लेकिन जमीन पर आगे बढ़कर दुश्मन को भगाना हो, दुश्मन के इलाके में जाकर आतंकवादियों के कैंप डिस्ट्रॉय करने हो, दुश्मन के इलाके पर कब्जा स्थापित करना हो, तो यह काम आर्मी ही कर सकती है। और आर्मी जब अपने रौद्र रूप में आकर आगे बढ़ रही हो तो इंडियन एयरफोर्स क्लोज एयर सपोर्ट प्रदान करते हुए आर्मी के सपोर्ट आर्म की तरह काम करती है। इंडियन एयरफोर्स के पास जो एसेट्स हैं, जैसे फाइटर जेट्स, बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या अटैक हेलीकॉप्टर्स, इन्हें ऑपरेट करना बेहद महंगा होता है। 700 करोड़ रुपए का एक फाइटर जेट, फिर 10 से 15 करोड़ की एक मिसाइल। यानी शुरुआत में इंडियन एयरफोर्स जरूर बढ़त बनाएगी, लेकिन उसे सस्टेन नहीं किया जा सकता है। अगर बढ़त को आगे और आगे ले जाना है तो इंडियन एयरफोर्स को आर्मी की सपोर्ट आर्म के रूप में काम करना पड़ेगा। यानी इस नजरिए से देखें तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की बात पूरी तरह से सही साबित होती है। दोस्तों, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ व एयर चीफ मार्शल दोनों ही बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसे सही नजरिए से समझने की जगह कुछ मीडिया हाउस वाले जानबूझकर इसको झगड़े का रूप देना चाहते हैं। दोस्तों, अगला सवाल मनोज जी का है, जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, पॉपुलेशन की बात हो या स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात हो, चाइना हमेशा से भारत को अपना कॉम्पिटिटर मानता आया है। चाइना को डर है कि अगर भारत ज्यादा तरक्की करेगा तो ज्यादातर विदेशी कंपनियां भारत में ही अपनी फैक्ट्रीज लगाएंगी। इससे भारत कहीं चाइना से ज्यादा अमीर, ज्यादा ताकतवर ना हो जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम के प्लान पर काम कर रहा है, ताकि भारत को हर डायरेक्शन से घेर सके। नॉर्थ डायरेक्शन में एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ नेपाल और बांग्लादेश को इसी तरह से सस्ते लोन्स के माध्यम से चाइना ने अपनी तरफ कर लिया है। तिब्बत पर कब्जा करके सीपैक के रूप में पाकिस्तान के बीचों बीच एक रोड बना लिया, जिससे पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक पहुंच मिल सके। चाइना ने पाकिस्तान को कर्जे या लोन्स के जाल में बुरी तरह से फंसा लिया है। अब चाइनीज नेवल जहाज अक्सर ग्वादर पोर्ट पर देखे जा सकते हैं। साउथ की बात करें तो लोन ट्रैप का ही इस्तेमाल श्रीलंका पर करके उनके हेम्बेटोटा पोर्ट को हासिल कर लिया है। यहां पर चाइनीज नेवल शिप्स लगातार अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश के चिटागोंग पोर्ट पर चाइनीज प्रेजेंस है, तो वहीं म्यांमार के कियाओ कैपियो पोर्ट को चाइना ही कंट्रोल कर रहा है। अंडमान निकोबार के नजदीक कोको आइलैंड्स को चाइना ने म्यांमार से लेकर इनके ऊपर एयर स्ट्रिप व भारतीय मिसाइल्स को ट्रैक करने वाले रडार्स को इंस्टॉल कर दिया है। यानी एक तरह से चाइना धीरे धीरे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत भारत को चारों तरफ से घेर रहा है। भारत भी यह बात अच्छी तरह से समझता है और इसीलिए इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का तोड़ या कहें स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को खत्म करने के लिए भारत ने क्वेड ग्रुप के रूप में इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। क्वेड ग्रुप इंडो पैसिफिक रीजन में एक एशियन नेटो ग्रुप की तरह है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया जैसे ताकतवर देश शामिल हैं। यह ग्रुप चाइना को ध्यान में रखकर इसलिए तैयार किया गया है ताकि इन चारों देशों में से किसी के साथ भी चाइना लड़ाई करता है तो चारों देश मिलकर चाइना पर अटैक कर देंगे। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।